हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिस्ट्री पथ चैनल पर। और हम इतिहास दर्शन जो है वो पढ़ रहे थे और अब तक हमने इतिहास दर्शन का परिचय कर लिया था, उसकी विशेषताएं कर ली थी, उसका उसके उद्देश्य क्या है वो कर लिए थे, उसका विकास हमने देख लिया था। फिर हमने इतिहास दर्शन को दो भागों में बांटा था और उन दोनों भागों में जो प्रमुख अंतर था वो हमने देख लिया था, जिसमें से परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन और विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन। आज हम शुरू करने वाले हैं परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन के जो प्रमुख चिंतक हैं उनके बारे में, और उनका इतिहास दर्शन क्या है वो पढ़ेंगे। क्या? तो हमारी हेडिंग रहेगी परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन और इसके प्रमुख इतिहास दार्शनिक। हमने पिछली जो इतिहास दर्शन की कक्षा थी उसमें हमने देखा था कि परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन के जो प्रमुख इतिहास दार्शनिक है उनमें हम विको को पढ़ते हैं, उसमें हम हर्डर को पढ़ते हैं, उसमें हम हीगल को पढ़ते हैं, उसमें हम टॉयनबी को पढ़ते हैं, उसमें हम स्पेंगलर को पढ़ते हैं, और तो यही और कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं। तो इन छह के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। तो आज हम जिसको शुरू करने वाले हैं, विको को शुरू करने वाले हैं। जो हमारा पहले इतिहास दार्शनिक है वो है विको। विको, ठीक है। विको इनका नाम है। विको वो मत समझना, वो नई कॉस्मेटिक विको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम वो नहीं है, ठीक है। विको का जो पूरा नाम है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, जियांब पिस्ता विको। विको विको, ठीक है। ये यहाँ पर भी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये विको, ठीक है। अब विको कौन थे? तो विको के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपको पहले बताता हूँ। विको इटली के नेपल्स में इनका जन्म हुआ था, यानी ये इटली के निवासी थे, और इटली में भी एक जगह है नेपल्स, वहां पर इनका जन्म होता है। विको को पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी, और वो जब बड़े हुए तो वो एक कॉलेज था नेपल्स में ही, वहां पर वो अलंकार शास्त्र के आचार्य बने। और विको को ना कानून का जो पद था, कानून जो लॉ है वो पढ़ाना था, लेकिन उस समय कुछ परिस्थितियों के कारण पढ़ा नहीं पाया। तो और विको के जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिसके कारण विको को ना कहीं भाग्यहीन माना जाता है, कि विको बहुत ही अनलक्की थे, बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहे अपनी लाइफ में। विको के पुत्र का नाम गेनारो था, और गेनारो जिस कॉलेज में विको अलंकार शास्त्र के प्राचार्य थे, उसी कॉलेज में गेनारो बाद में कानून के प्राचार्य भी बनते हैं। तो पहले ये हल्का सा इनका जीवन परिचय है जो हम लिख लेते हैं शॉर्ट में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जन्म नेपल्स, नेपल्स है इटली में। अलंकार शास्त्र के प्राचार्य रहे, ठीक है। दूसरी बात, पुत्र का नाम क्या था? गेनारो, ठीक है। और ये रहा था कानून, यानी कि लॉ का प्राचार्य।
विको तो बन नहीं पाए कानून के प्राचार्य, लेकिन इनका जो बेटा था वो जरूर बन गया था। तीसरी बात, विको को भाग्यहीन माना जाता है। यानी कि विको का जो भाग्य था वो कभी विको के इतना ज्यादा साथ में नहीं रहा। उस उनके हम जीवन को पढ़ते हैं तो उनको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो एक तरीके से ना विको के इस ऐसे उतार चढ़ाव वाले जीवन के कारण और उसके जीवन में ऐसी कुछ चीजें हुई थी जो जानना हमारे लिए इतना अभी जरूरी नहीं है। लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि विको एक बहुत ही अनलकी इंसान थे, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसान थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनको अलंकार शास्त्र का पद नहीं चाहिए था, इनको चाहिए था कि मैं जो कानून है वो पढ़ाऊँ, लेकिन वो उसमें उस टाइम में पढ़ा नहीं पाए कुछ रीजंस के चलते। ये तो बस एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत से रीजन है उसके कारण विको को भाग्यहीन माना जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ये तो हो गया इनका परिचय। अब बात करते हैं इनके इतिहास दर्शन की। अब इसका जो पहला पॉइंट है, अब देखो, जब विको का जन्म हुआ उस समय एक एक फिलोसॉफी आप कह सकते हो जो एक हुए थे डिकार्ते। डिकार्ते की एक फिलोसॉफी थी जिसको कहा जाता है कार्टेशियन फिलोसॉफी या कार्टेशियल थिंकिंग। उसमें ये कहा, उसमें जो डिकार्ते हैं, डिकार्ते संसार की हर एक वस्तु पर संशय यानी कि डाउट करते हैं कि ये है या नहीं है, या ऐसे है या ऐसे नहीं है। मतलब जो डेकार्ते की जो फिलोसॉफी थी, कार्टेशियन विचारधारा, जिसका काल 1750 से 1800 तक हम बताते हैं कॉलिंगवुड, उसमें हर एक चीज पर संशय किया गया है और उस चीज पर संशय करके उसके ऊपर तर्क किए गए हैं बहुत ज्यादा, और उसके बाद में उसके बारे में निष्कर्ष निकाले गए हैं। तो कार्टेशियन विचारधारा में देकार्ते कहते हैं कि इतिहास मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इतिहास से हमें ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं होती है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हो या मानव जीवन में सुधार करे। तो वो मानते थे डेकार्ते, और डेकार्ते की जो विचारधारा थी कार्टेशियन विचारधारा, उसमें ऐसा माना जाता था कि इतिहास मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। इसका खंडन करते हैं हमारे विको भाई साहब। ये बोलते हैं कि नहीं, मानव इतिहास के लिए जरूरी है, और मानव की प्रगति समझने के लिए और मानव के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए इतिहास की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। तो वो कार्टेशियन विचारधारा का खंडन करते हैं अपनी पुस्तक दी साइंजा नोवा, ये उसका इटली में नाम होगा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं दी न्यू साइंस। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। इसमें हम लिखेंगे कार्टेशियन ये विचारधारा थी देकार्ते की। कार्टेशियन विचारधारा के अनुसार इतिहास मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। मैंने बोला ना कि जो ये कार्टेशियन जो थिंकिंग थी ना, जो ये फिलोसॉफी थी, वो हर एक चीज पे डाउट करती, तो उसने इतिहास पे भी संशय पैदा किया कि जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या है। और जब इन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में इन्होंने अध्ययन किया, रिसर्च की, तो इन्होंने कहा अपने अपने जो रिजल्ट थे उनके आधार पर कि जब हमने इतिहास के ऊपर संशय पैदा किया, हमने इतिहास की जो उपयोगिता है उस पर संशय पैदा किया, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इतिहास का मानव जीवन में कोई योगदान नहीं है, इतिहास से कोई सीखता नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। जस्ट वन सेकंड ना, कॉल आ रहा है किसी का। सॉरी। हाँ, तो जो कार्टेशियन विचारधारा थी डेकार्ते की, वो हर एक चीज पर संशय व्यक्त करती थी,
और इसी संशय के कारण उन्होंने इतिहास पर भी संशय व्यक्त किया। और जब इतिहास का इन्होंने अध्ययन किया तो इन्होंने पाया कि इतिहास मानव जीवन के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, मानव इतिहास से कुछ सीखता नहीं है, तो इतिहास को पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन विको साहब कहते हैं कि नहीं भाई, इतिहास मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतिहास से हमें अपने अतीत का पता चलता है, अतीत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें वर्तमान की समझ बढ़ती है, और वर्तमान की समझ बढ़ती है और आज जो वर्तमान में जो मानव है, जो मानव का जो व्यवहार है, उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो मैं आगे लिख रहा हूं इसका खंडन। विको ने अपनी पुस्तक दी साइंजा नोवा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दी न्यू साइंस, विको ने अपनी पुस्तक दी साइंजा नोवा में किया। अब विको क्या कहते हैं वो भी हम लिख लेते हैं एक बार। विको के अनुसार मानव व्यवहार व वर्तमान को समझने हेतु इतिहास उपयोगी है। तो इन्होंने इस कार्टेशियन विचारधारा का खंडन किया जिसमें इतिहास को अनुपयोगी माना गया है। इन्होंने कहा कि नहीं, मानव व्यवहार को और वर्तमान को समझने हेतु इतिहास बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, ये जो पुस्तक है ना दी साइंजा नोवा, ये प्रकाशित हुई थी इनकी 1825 में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे हम पढ़ेंगे विको का चक्रीय सिद्धांत। अब ये क्या है, विको कहते हैं कि जैसे मानव शरीर का जन्म होता है, मानव शरीर जन्म के बाद में परिपक्वता प्राप्त करता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे मानव शरीर शरीर का पराभाव होने लगता है, और अंत में जो मानव है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका पतन हो जाता है। तो इसी प्रकार इन्होंने इतिहास के बारे में भी यही बात की थी कि इतिहास में भी सबसे पहले एक समाज है उसका, या सभ्यता है उसका सबसे पहले जन्म होगा, उसके बाद में उसका उसमें वो परिपक्वता आएगी, फिर उसका पराभव होगा और धीरे धीरे उसका पतन हो जाएगा। तो ये बात लिखते हैं और वापस समझते हैं। विको ने समाज की तुलना मानव शरीर से की तथा तथा कहा कि मानव शरीर की भांति समाज का भी जन्म, परिपक्वता, पराभव तथा पतन होता है। ठीक है,
विको ने समाज की तुलना मानव शरीर से की तथा कहा कि मानव शरीर की भांति समाज का भी जन्म होता है, फिर वो समाज परिपक्वता को प्राप्त करता है, फिर परिपक्वता को प्राप्त करने के बाद में उसका धीरे धीरे पतन, पराभव होता है और फिर पतन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता अराउंड 5000 बीसी के अराउंड उसका जन्म हुआ था। और उसके जब पीक की बात करते हैं कि जब वो अपने परिपक्व स्तर पर थी, तो ऐसा माना जाता है कि अराउंड 3300 बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक उसका जो है वो परिपक्व काल रहा है। उस समय वो अपने पीक पर थी। उसके बाद में धीरे धीरे उसका पराभव होने लगता है और अराउंड 2000 से 1600 के बीच में वो पतन को प्राप्त हो जाती है और वो जो उसका परिपक्वता उसने प्राप्त की थी उसके बाद में वो पतनशील हो जाती है और उसका अस्तित्व है जो समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद में एक नया समाज जन्म लेता है और फिर वो इसी प्रोसेस से गुजरता जाता है कि जन्म होगा समाज का, परिपक्व होगा, फिर पराभव होगा और अंत में पतन होगा। विको ने ये बात की थी। ठीक है, अब इसमें विको ने मानव सभ्यता या समाज को 3 भागों में बांटा। ठीक है, अब विको ने ये तो बोल दिया कि विको ने जो है मानव शरीर की भांति समाज और सभ्यता भी जन्म, परिपक्व, पराभव तथा पतन को प्राप्त होती है। लेकिन ये जो 4 जो इसके जो एक स्टेप है, इनमें कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं? मतलब अगर एक सभ्यता का जन्म हो रहा है, उसके बाद में वो परिपक्व हो रही है, फिर उसका पराभव हो रहा है, फिर उसका पतन हो रहा है, तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में सभ्यता के कौन कौन से 3 भाग हैं जहां से वो गुजरती है? तो पहला जो भाग है जो विको बताते हैं उसको कहते हैं देव युग। दूसरा जो बताते हैं वो बताते हैं कुलीन युग। जिसे हम इंग्लिश में हीरोइक पीरियड कहते हैं। और तीसरा आता है लोकतंत्र। तो विको के अनुसार एक समाज और सभ्यता इन 3 चरणों से गुजरती है। देव युग में क्या होता है? तो विको बोलते हैं कि देव युग में देवताओं को महत्व दिया जाता है, बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है देवताओं को महत्व। और हर घटना का जो कारण है वो भी दैवीय माना जाता है कि अगर ये घटना हुई है तो इसके पीछे कोई ना कोई देवता है, इसके पीछे कोई ना कोई दैवीय कारण है। हर घटना का कारण दैवीय माना जाता है। ठीक है, फिर आता है अपना कुलीन युग, जिसे कहते हैं हम हीरोइक पीरियड। अब हीरोइक पीरियड में क्या होता है? हीरोइक पीरियड में कुलीन का मतलब है कि राजा और राजा के जो अधिकारी होते हैं, जो सामंत होते हैं वो, और उस समय एक सामान्य जनता होती है। सामान्य जनता एक जगह पर रहती है, उनके ऊपर एक राजा का शासन होता है और उस समय राजा दूसरे राजाओं से युद्ध करता है और उस समय उनकी स्तुति में बहुत सारे वीर काव्य लिखे जाते हैं, वीर गाथाएं लिखी जाती है, तो उसको बोलते हैं हीरोइक पीरियड। इसमें क्या याद रखना है आपको? एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा ज्यादा होगा ना, ये नीचे लिख लेता हूँ। हाँ, इसमें क्या याद रखना है? तो सबसे पहले कुल कुलीन तंत्र। अब कुलीन तंत्र में कौन आएंगे? राजा, अधिकारी। अब अधिकारी ये सैनिक भी हो सकते हैं, प्रशासनिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं। राजा, अधिकारी। ठीक है, दूसरा जनता, सामान्य जनता। ये दो तो हो गए कि कौन कौन से लोग होते हैं कुलीन तंत्र में। तो कुलीन तंत्र में राजा होता है, उनके अधिकारी होते हैं और सामान्य जनता होती है। और इस समय
राजाओं की वीरता की प्रशंसा में वीर गाथाएं लिखी जाती है। ये है हीरोइक पीरियड। नाम से स्पष्ट है ना, हीरोइक पीरियड। हीरो, हीरो कौन होता है? राजा, जो साम्राज्य को जीतता है, जो दूसरे राजाओं को पराजित करता है। फिर माना जाता है कि ये जो राजा है ये बहुत ही शक्तिशाली है, ये इसको जो भी शक्ति प्राप्त हो रही है वो देवताओं से प्राप्त हो रही है, और इस राजा को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो एक तरीके से राजा को ना लार्जर देन लाइफ माना जाता था उस टाइम पे, कि बस जो है हमारा राजा ही है, इन्होंने बोल दिया मतलब बोल दिया। तो कुलीन तंत्र में राजा, उसके अधिकारी, सामान्य जनता, और इस समय राजाओं की वीरता की प्रशंसा में वीर गाथाएं लिखी जाती थी। ये होता है हीरोइक पीरियड। पहले आ गया देव युग, फिर आ गया कुलीन युग। देव युग में देवताओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, हर एक घटना के पीछे देवता का ही कारण माना जाता है। अगर अगर बाढ़ आ गई तो देवता के कारण, ज्यादा बरसात हो गई तो देवता के कारण, अगर मेरे साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो देवता के कारण, कुछ भी होनी अनहोनी, कैसी भी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक, भौगोलिक, किसी भी प्रकार की अगर घटना हो रही है तो उस घटना के पीछे किसी ना किसी दैवीय शक्ति को, देवता को जिम्मेदार माना जाता है। फिर आता है कुलीन तंत्र, जिसमें देवताओं का स्थान कम नहीं होता है, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा सा ना कम हो जाता है। उसमें फिर देवता की जगह जो वीर पुरुष होते हैं, जो राजा होते हैं, और जो उनके अधिकारी होते हैं, वो उनका स्थान ले लेते हैं। और इस समय वो राजा विभिन्न प्रकार के युद्ध करते हैं। युद्ध में जब जीतते हैं तो उनकी प्रशंसा में जो सामान्य जनता होती है वो उनकी प्रशंसा में बहुत बड़े बड़े वीर काव्य लिखती है, वीर गाथाएं लिखती है, और राजा को लार्जर देन लाइफ यानी कि एक देवता के समान प्रस्तुत करती है। फिर भी को कहते हैं कि कुलीन युग के बाद में आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है? जो तीसरा चरण है वो लोकतंत्र। अब इसमें, तो इसमें वीको साहब कहते हैं कि यहां पर जनता में तर्क यानी लॉजिक तथा विज्ञान यानी कि साइंस का विकास होता है। तो विको साहब ये बोलते हैं कि भाई पहले चरण में सिर्फ देवता ही देवता, दूसरे चरण में सिर्फ राजा ही राजा। फिर ये जब कुलीन युग खत्म होगा फिर आता है लोकतंत्र, जहाँ पे जो जनता होती है वो लॉजिक पे बात करती है, तर्क पे बात करती है। वो हर एक तथ्य को तर्क की कसौटी पर पहले परखती है, और जब उनको लगता है कि ये चीज मेरे लॉजिक पर सही बैठ रही है तभी वो उसको स्वीकार करती है। और उस समय जो विज्ञान का प्रभाव है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे आज हम जो लोकतंत्र में जी रहे हैं, हम देखते हैं चारों तरफ विज्ञान ही विज्ञान है। पहले मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, जेट प्लेन, ये बहुत सारी साइंस की टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती, लेकिन आज हो रही है। तो यही जो आज का युग है वो विको विको की चक्रीय सिद्धांत का तीसरा चरण माना जाता है, कि जिसमें व्यक्ति अंधभक्त नहीं होता है, किसी भी चीज को अंधविश्वास के रूप में स्वीकार नहीं करता है। पहले वो उस तथ्य को तर्क के आधार पर परखता है, और उसके बाद में अगर उसकी सत्यता सिद्ध होती है तो ही वह उसको स्वीकार करता है, अन्यथा स्वीकार नहीं करता है। और इस युग में विज्ञान का प्रभाव भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, नगर महानगर विकसित होते हैं, ये होता है। और इसके बाद में सभ्यता का अंत हो जाता है, और फिर वापस ये चीजें रिपीट होती है। फिर यहाँ से लोकतंत्र में एक पीक पॉइंट आएगा, फिर इसका पूरा का पूरा पतन हो जाएगा, फिर वापस देव युग आएगा, फिर वापस कुलीन युग आएगा, फिर वापस लोकतंत्र आएगा, और ये चक्कर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखना। इसमें एक और चीज है जो आपको याद रखनी है, ये जो प्राचीन काल है ना, प्राचीन काल में आप इस देव युग, देव तथा कुलीन युग को मान सकते हो, और आधुनिक काल में लोकतंत्र को हम मान सकते हैं। तो विको ने जो प्राचीन काल है यानी कि जो देव और जो कुलीन युग है, इसको जो नाम दिया था
इन्होंने इसको कहा था कोर्स, और जो आधुनिक काल है इनको इन्होंने कहा था रिकोर्स। ठीक है, कोर्स और रिकोर्स। तो विको बोलते हैं कि ये ऐसे सभ्यता आती है, कोर्स, और फिर उसके बाद में आधुनिक काल में ये ऐसे अपने चक्र को पूर्ण करती है, रिकोर्स, और ये ऐसे चलता जाता है चक्र। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि प्राचीन काल को विको ने कोर्स कहा है, आधुनिक काल को उन्होंने रिकोर्स कहा है। ये दो टर्म है वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, पढ़े लिखने दो और कुछ भी नहीं। चक्रीय सिद्धांत में और एक बार मेरे को देखने दो, कुछ छूट तो नहीं रहा है ना। मानव सभ्यता समाज को तीन भागों में बांटा है, देव युग, कुलीन युग, लोकतंत्र, कोर्स, रिकोर्स। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। वेरम फैक्टम। वेरम फैक्टम, अब ये क्या है वेरम फैक्टम? तो प्राचीन काल में लोग ऐसा मानते थे कि भाई जो हर एक चीज है वो प्रकृति यानी कि ईश्वर के द्वारा संचालित और नियंत्रित है। तो विको ने इस बात का खंडन किया। विको ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, आप ना प्रकृति को और मानव को दोनों को अलग अलग रखो। ठीक है, प्रकृति यानी कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे, चट्टाने, जितने भी भौगोलिक चीजें आप देखते हो, जो भी भौगोलिक घटनाएं होती है उनको उन्होंने माना प्रकृति। तो ये प्रकृति एक साइड में और दूसरे हम मानव, ये एक साइड में। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति का निर्माण तो किया है ईश्वर ने, तो ईश्वर है वो प्रकृति को समझ सकता है। दूसरी बात करें इतिहास, इतिहास किसका? इतिहास मानव का इतिहास। तो उन्होंने कहा कि जो मानव है उन्होंने इतिहास को बनाया है, तो इतिहास को ईश्वर नहीं समझ सकते हैं, इतिहास को सिर्फ और सिर्फ मानव ही समझ सकता है। यही है वेरम फैक्टर कि जिसने, जिसका निर्माण किया है वही उसे समझ सकता है। और एक तरीके से ये सही बात भी है। अगर आप कोई चीज बनाते हो तो बहुत ही हाई चांसेस है कि आप उस चीज को बेटर तरीके से समझ पाओगे रेदर देन कि जो दूसरे लोग हैं या जो भी दूसरी चीजें हैं उनकी तुलना में। तो जो भी एक इंसान अगर कोई चीज को क्रिएट करता है तो सीधी सी बात है हम उसको बेटर तरीके से समझ पाते हैं। तो विको ने भी यही बोला है कि इतिहास हमारे मानव का इतिहास है, और क्योंकि हमने इतिहास को मानव ने बनाया है तो इतिहास को मानव ही समझ सकता है, इतिहास की सारी घटनाओं को मानव ही समझ सकता है। वहां पर ईश्वर नहीं समझ सकते हैं, लेकिन प्रकृति को क्योंकि ईश्वर ने बनाया है तो उसको मानव नहीं समझ सकता, प्रकृति को सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही समझ सकते हैं। जिसने जिसका निर्माण किया है वही उसे समझ सकता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल कह सकते हैं प्रकृति है, प्रकृति को ईश्वर समझते हैं और जो इतिहास है उसको मानव। ठीक है, हाँ। यहाँ पर ना मेरे को एक और पॉइंट क्लियर करना, मैं सोच रहा था कि कुछ तो मिस हो रहा है मेरे से। ये जो चक्रीय सिद्धांत है ना इसको यहाँ पर ले लेते हैं, यहीं पर नोट डाल लेते हैं।
अब विको एक बात बोलते हैं कि जो इतिहास है उसमें निरंतरता है और उसमें समानता है। कैसे? मैं पहले वो एक बात लिख लेता हूं फिर आपको बताता हूं। विको के अनुसार समाज, इसे आप सभ्यता भी बोल सकते हो, इसे आप इतिहास भी बोल सकते हो। इतिहास में समानता व निरंतरता है। कैसे? निरंतरता मतलब कि जरूर एक समाज पैदा होगा, वो परिपक्वता को प्राप्त करेगा, फिर उसका पराभव होना शुरू होगा, फिर उसका पतन हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सृष्टि खत्म हो जाएगी, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। उसकी जगह पर एक नया समाज बनेगा, फिर नया समाज बनेगा, फिर वही सेम प्रोसेस फॉलो होगी। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि इसमें निरंतरता है ना, ये निरंतरता है, क्योंकि इसका कभी अंत तो होगा होने वाला है नहीं। सृष्टि का अंत कभी नहीं होने वाला है, इसमें हमेशा निरंतरता बनी रहेगी। एक समाज का अंत होगा, दूसरा समाज पैदा होगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे यहां पे लिख रहा हूं, एक समाज। आप यहाँ पे समाज का मतलब जो हमारा समाज है ना वो मत समझना, आप समझना संस्कृति को, सभ्यता को, एक ऐसी आ, जो देश राज्य है उसको समझना। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि एक समाज के पतन के बाद दूसरा पैदा या जन्म लेता है। तो इस तरीके से इतिहास में हमेशा निरंतरता बनी रहती है। और समानता का क्या मतलब है? समानता, ठीक है, समन्ता वो एक्ट्रेस वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर ऐसा साउंड किया हो तो। मैं समानता की बात कर रहा हूँ, इक्वलिटी की बात कर रहा हूँ कि कैसे इतिहास में समानता है, समानता है। मजाक कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि हम मानव हैं, हमारा जो माइंड है ना वो एक तरीके से समान रहा है हर देश काल में। मतलब कुछ चीजें हैं जो हमेशा समान रही है, कि मानव लालची रहा है तो आज से थोड़ी ना रहा है, पहले से ही रहा है लालची। वो तो लालची पहले से रहा है, ईर्ष्या, द्वेष, जितनी भी ये सब चीजें होती है वो भी पहले से रही है, भूख प्यास, ये सब चीजें भी बहुत ही पहले से रही है। तो उन्होंने कहा कि मानव मानव के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर देश काल में एक समान रही है, यानी कि कुछ मूलभूत तत्वों की प्रत्येक मानव में समानता रही है। और क्योंकि कुछ चीजों में प्रत्येक मानव समान रहा है तो वो समान तरीके से व्यवहार भी करता है, समान तरीके से व्यवहार करता है, इसलिए इतिहास में समानता है। ठीक है, मानव प्रत्येक देश काल में समान विशेषताएं रखता है। ये समान व्यवहार को जन्म देती है, इसलिए इतिहास में समानता है। जैसे एक बार और मैं समझा देता हूँ ये बात। जैसे कि भारत के लोग हैं तो भारत के लोगों में हम कभी कभी देखते हैं कि हमको एक दूसरे से कभी कभी जलन होती है। एक जो फीलिंग होती है प्यार की वो हमारे अंदर है, एक जो जेलसी की फीलिंग है वो हमारे अंदर है, पैसे कमाने की जो फीलिंग है वो हमारे अंदर है, गुस्सा जो एंगर वो इमोशन है वो हमारे अंदर है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ ये इमोशन इंडियन जो लोग है, पीपल है, उन्हीं के अंदर है। आप अगर अमेरिका जाओगे वहां पर भी सेम चीजें मिलेगी आपको कहीं ना कहीं। हो सकता है उनका थोड़ा कल्चर अलग हो, बट
ऐसी कुछ विशेषताएं सबके अंदर, जैसे अब एक इमोशंस की बात करते हैं, जैसे लव की बात करते हैं, तो वो इमोशन आप किसी भी देश कोने में कहीं पर भी चले जाओ, जहां पर भी है, हर एक इंसान के अंदर वो इमोशन होगा ही होगा। हेट, नफरत, वो इमोशन भी हर एक जगह पर होगा ही होगा, हर एक काल में होगा ही होगा। जो क्या बोल, लालच, लालच को बोल सकते हैं, जो ग्रीडनेस होता है, वो मानव का प्राचीन काल से ही स्वभाव रहा है कि उसके अंदर एक वो थोड़ा सा लालचपन हमेशा से ही रहा है। और पैसे के लिए भूख, और जो समृद्धि की लालसा कि मैं, मेरे को, मुझे बहुत प्रसिद्धि मिले, मुझे बहुत समृद्धि मिले, मैं प्रसिद्ध होना चाहता हूँ। ऐसी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो प्रत्येक देश काल में रही है, जो प्रत्येक युग में रही है, जो हर एक देश में रही है। तो ये जो कुछ विशेषताएं हैं ना, ये प्रत्येक मानव में रही है, और इसी विशेषताओं के कारण जो मानव है वो समान व्यवहार भी करता है। जैसे आप देखते हो कि हम युद्ध पढ़ते हैं, भारत में हम युद्ध पढ़ते हैं, तो उसका हर बार कारण यही आता है कि साम्राज्य विस्तार करना था, या धर्म का प्रचार करना था, या कुछ सामाजिक या राजनीतिक विवाद था। और जब हम दूसरे देशों का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें भी यही आता है कि सामाजिक साम्राज्य विस्तार करना था, या कुछ राजनीतिक या प्रशासनिक कारण थे, या फिर धन कमाना था, या धर्म का प्रचार करना था। क्यों? हर बार ऐसे कुछ चीजों में कारण सेम क्यों आते हैं? क्योंकि मानव कुछ मूलभूत समानताओं को रखता है, और उसी मूलभूत समानताओं के कारण समान प्रकार का व्यवहार करता है हर जगह पर, और उसी समान प्रकार के व्यवहार के कारण इतिहास में समानता है। ठीक है, तो समानता के बाद स्पष्ट होगी, और निरंतरता, क्योंकि एक समाज के पतन के बाद में दूसरा जन्म लेता है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इतिहास में निरंतरता और समानता हमेशा बनी रहती है। ये ना, ये चक्रीय सिद्धांत में आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। बैरम फैक्टम, जिसने जिसका निर्माण किया है वही उसे समझ सकता है। प्रकृति का निर्माण ईश्वर ने किया है तो उसको ईश्वर ही समझ सकते हैं। इतिहास का निर्माण मानव ने किया है तो उसको मानव ही समझ सकते हैं। आप इसको एक प्रॉपर लैंग्वेज देके लिखना। और ये हमने कोर्स और रिकोर्स पढ़ा था कि जो प्राचीन काल है उनको विको ने कहा है कोर्स, और जो आधुनिक काल है उसको कहा है रिकोर्स। तो ये कोर्स रिकोर्स का जो सर्कल है वो हमेशा चलता रहता है, जिसमें देव युग, कुलीन युग, लोकतंत्र आते हैं। और ये जो कोर्स और रिकोर्स का जो चक्र है ये 4 भागों में जाता है: जन्म, परिपक्व, पराभव तथा पतन। तो ये था विको का चक्रीय सिद्धांत और विको का वेरम फैक्टम। ठीक है, जिसमें आपको ये याद रखना, जिसने जिसका निर्माण किया है वही उसे समझ सकता है, इतनी सी बात है। और जो पहला पॉइंट था हमने उसमें देख लिया कि कार्टेशियन विचारधारा के अनुसार इतिहास मानव के लिए उपयोगी नहीं है। इसका खंडन विको ने अपनी पुस्तक दी साइंजा नोवा में किया है। ठीक है, बढ़िया बात था। और विको ने यह भी कहा है कि मानव व्यवहार व वर्तमान को समझने हेतु इतिहास उपयोगी है। ठीक है, एक चौथा पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, जगह पड़ी है, सामूहिक मन। जिसे हम कहते हैं ग्रुप माइंड। अब ये क्या है? तो विको ऐसा बोलते हैं, ऐसा मानते हैं कि हमारे आसपास संसार में जितनी भी घटनाएं हो रही है उनके पीछे एक सामूहिक मन, सामूहिक मन मतलब कि जैसे कि मैं हूं, मैं कुछ सोच रहा हूं, आप हो, आप कुछ सोच रहे हो, और आपके आसपास के जो बहुत सारे लोग हैं वो कुछ सोच रहे हैं। अब उन्होंने बहुत सारी चीजें सोची, हम सब ने बहुत सारी चीजें सोची, उस सोच के आधार पर हमने कुछ कार्य किए, वो कार्य दूसरे लोगों ने भी किए क्योंकि वो भी सोच रहे थे। ऐसे करते करते एक पूरी कार्यों की श्रृंखला बनती है, और उन कार्यों के कारण कुछ ऐसे परिणाम आते हैं, परिणाम आते हैं तो हम बोलते हैं कि ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। तो विको यही कहना चाहते हैं कि हर एक परिणाम के पीछे, हर एक प्रक्रिया के पीछे एक सामूहिक मन जिम्मेदार है। इसके पीछे किसी ईश्वरीय शक्ति का योगदान नहीं है। हम कभी कभी बोलते हैं कि वहां पर अगर वो चीज हो गई है तो वो ईश्वर के कारण हो गई है, और वहां पर किसी दैवीय शक्ति का हाथ है। ऐसा नहीं है। विको कहते हैं कि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ मानवीय कार्य के जिम्मेदार होते हैं, और सामूहिक मन ही जिम्मेदार होता है। इसके जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ आपको समझाने के लिए, जैसे कि मान लो कि एक जंगल है, और एक ऐसी जनसंख्या है, उसको उस जंगल में प्रवास करना है या वहां पर रहना है। तो जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है तो उनको रहने के लिए भी भूमि चाहिए। तो फिर बहुत से लोगों ने सोचा कि यार चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो जंगल है ना वो काट लेते हैं। तो धीरे धीरे करके वो लोग उन्होंने वो जंगल काट लिए। अब जंगल काटा है तो हो सकता है कि वहां पर जो वर्षा होगी वो कम हो जाएगी, वर्षा कम हो जाएगी तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन आएंगे उस जगह पर।
तो हम वहां पर ये नहीं बोल सकते कि भगवान की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं, हमने ही कांड किए हैं वहां पे। और जो हमारा ही जो मन था वो उन सब चीजों के पीछे जिम्मेदार था। और एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, जैसा हमने पढ़ा है न्यूटन का जो थर्ड लॉ है मोशन का, उसमें हम पढ़ते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। तो यही सामूहिक मन है। इसमें वी को ये बोलते हैं कि इस दुनिया में होने वाली प्रत्येक घटना के पीछे सामूहिक मन जिम्मेदार है। सामूहिक मन समझ गए ना आप, जैसे मेरा मन है, आपका मन है, ऐसे हर एक दुनिया में हर एक इंसान का मन है। अब मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ वो मैं अपने मन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप कुछ कर रहे हो वो आप अपने मन के अकॉर्डिंग कर रहे हो। ऐसे कैसे पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो जितने भी कार्य कर रहे हैं अपने मन के अनुसार कर रहे हैं। और फिर इतने सारे लोगों का जब कार्य होते हैं, मन होते हैं, जब उनमें टसल पैदा होती है तो कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें होती है तो उनके फिर परिणाम आते हैं। और वो परिणाम के पीछे कोई भी ईश्वरीय शक्ति जिम्मेदार नहीं होती है। उसके पीछे जो लोग हैं, जो मानव है, उनका सामूहिक मन जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इसमें बस यही याद रखना है आपको, प्रत्येक घटना के पीछे सामूहिक मन कार्य करता है तथा ईश्वरीय शक्ति नहीं। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो हमने बैरम फैक्टम पढ़ लिया, हमने इसका चक्रीय सिद्धांत पढ़ लिया, हमने ग्रुप माइंड की जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिया, हमने जो हीरोइक पीरियड है वो भी पढ़ लिया, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और जो कार्टेशियन जो विचारधारा का इन्होंने खंडन किया अपनी पुस्तक दी साइंजा नोवा में, वो भी पढ़ लिया। अब एक दो पॉइंट और रहे हैं जो मुझे क्लियर करने हैं, उसके बाद में हमारा विको है वो पूर्ण हो जाएंगे। एक बार आप देखो, फिर मैं मिटा रहा हूं। अगर आपको लगता है ना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर बहुत ही कम समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को जब वापस देखोगे ना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट को समझाने की, और अगर समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, समझ में नहीं आया तो चिंता करने की कोई बात नहीं। इस वीडियो को एक बार बस वापस देख लेना, सिर्फ और सिर्फ एक बार। अगर समझ में ना आए तो आई गारंटी यू समझ में आ जाएगा आपको। और ये जो कोर्स रिकोर्स है वो भी हमने देख लिया। प्राचीन काल को इन्होंने कोर्स कहा है और आधुनिक काल को इन्होंने रिकोर्स कहा है, और ये कोर्स रिकोर्स का जो सर्कल है वो हमेशा चलता रहता है। ठीक है, एक बार देखो आप, फिर मैं इसको मिटाता हूं। कितने पॉइंट हो गए? 4। चलो ठीक है। डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, इसलिए मिटाना पड़ता है, क्योंकि अभी तक डिजिटल बोर्ड खरीदने की ना औकात है नहीं मेरी। तो अभी अभी इसी से काम चलाना पड़ रहा है, वरना तो ऐसे स्लाइड चेंज करता। यहाँ पे लिखा ये स्लाइड चेंज, आगे लिखते हैं मिटाना मिटाना, झंझट मारी होती ही नहीं। बट क्या करें भाई, आई होप कि एक दिन डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने का मुझे मौका मिलेगा इस रूम में। ठीक है, अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। अब वीको साहब ने ना इतिहासकारों को कुछ सलाह दी थी कि जिनको आपको फॉलो करना चाहिए, और कुछ दी थी चेतावनियां कि जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप इतिहास को पढ़ते हो या कोई भी दर्शन का विकास करते हो तो उसमें आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। वो सावधानियां कौन कौन सी थी और कुछ सलाह दी थी वो कौन कौन सी थी, एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वीको द्वारा दी गई नकारात्मक चेतावनी, चेतावनी शायद नकारात्मक ही होती होगी, पॉजिटिव चेतावनी मैंने कभी सुनी नहीं अपनी लाइफ में।
ठीक है। और ये ना, जैसे हमने पढ़ा था ना बेकन, जिनको कॉलिंगवुड ने इतिहास दर्शन का अन्वेषक कहा था, उनकी पुस्तक थी नोवाम आर्गन। उसी के आधार पर इन्होंने ये चेतावनियां दी थी। तो ये जो चेतावनियां हैं ये किस पे आधारित है? बेकन की पुस्तक नोवाम आर्गन पर। इसी पे इन्होंने ये चेतावनियां दी थी। अब बात करते हैं पहली चीज। विको ने पहली चीज क्या कही? विको ने कहा कि कोई भी अगर इतिहासकार या कोई भी दार्शनिक है वो इतिहास लिख रहा है या फिर इतिहास की कल्पना कर रहा है, तो उसको अति राष्ट्रीयता की भावना से बचना चाहिए। कि अगर मैं भारत के बारे में इतिहास लिख रहा हूँ और मैं भारत का व्यक्ति हूँ, और भारत के साथ साथ में मैं अगर दूसरे देशों का भी इतिहास लिख रहा हूँ जिसमें भारत भी सम्मिलित है, तो मुझे जो नेशनलिज्म है वो ठीक है, लेकिन जो एक वर्ड होता है ना जिंगोइज्म, यानी कि जो अति राष्ट्रवाद है, उससे बचना चाहिए। क्योंकि अति राष्ट्रवाद में क्या होता है, भारत के लोग भारत को महान बताएंगे, जर्मनी के लोग जर्मनी को महान बताएंगे, तो एक तरीके से ना, और अमेरिका के लोग अमेरिका को बताएंगे, इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के लोगों को महान बताएंगे। तो जब आप इतिहास लिखने बैठोगे और आपके अंदर अति राष्ट्रीयता की भावना होगी, तो आप इतिहास में पक्षपात आ जाएगा। भारतीय इतिहासकार भारत के पक्ष में इतिहास लिखेंगे, अमेरिका के इतिहासकार अमेरिका के पक्ष में इतिहास लिखेंगे, और ऐसे ही भिन्न भिन्न देशों के इतिहासकार अपने देश के पक्ष में इतिहास लिखेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो इतिहास में वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी, और उसमें बहुत ही ज्यादा पक्षपात इतिहास हो जाएगा। तो इसलिए विको ने पहली चेतावनी तो ये दी कि इतिहास लिखते समय अति राष्ट्रीयता की भावना से बचना चाहिए, ताकि इतिहास में ज्यादा पक्षपात पैदा ना हो और इतिहास वस्तुनिष्ठ रह सके। ठीक है, तो ये पहली चेतावनी थी विको भाई साहब की। इतिहास कारों को इतिहास लिखते समय अति राष्ट्रीय की भावना को तटस्थ रखना चाहिए, ताकि ताकि इतिहास में पक्षपात उत्पन्न ना हो। ठीक है। दूसरा, विको ने कहा था कि जब भी आप इतिहास लिखो ना, आप अति रंजना से बचो। अति रंजना मतलब कि आप किसी भी चीज को ना ओवर द टॉप प्रेजेंट मत करो। जैसे कि अगर हम युद्ध पढ़ते हैं तो युद्ध में हमने पढ़ लिया कि उस शासक ने उसको हराया, तो हम कभी कभी पढ़ते हैं ना कि बहुत ही अलग सी बातें पढ़ते हैं कि वो शासक तो इतना बड़ा था, वो तो इतना इतना खाना खा लेता था, उसके अंदर तो ऐसी सुपर पावर थी, और वो तो 4 कदम ऐसे कूद जाता था आगे। तो ऐसी अतिरंजना से इतिहास को बचना चाहिए। इसको उन्होंने कहा था इतिहास की शानदार व्याख्या। यानी कि आप जो इतिहास लिख रहे हो, और क्योंकि जो इतिहास पढ़ रहा है उसको वो इतिहास इंटरेस्टिंग लगे, उसके लिए आप इतिहास में अतिरंजना नहीं करनी चाहिए और उससे बचना चाहिए। इसके अलावा आपको ये करना चाहिए कि इतिहास में जो घटना जैसे हुई है ना, उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। किसी भी प्रकार की अतिरंजना या ओवर द टॉप इंफॉर्मेशन आपको इतिहास में नहीं डालनी चाहिए। ठीक है।
हम जब प्राचीन काल भी पढ़ते हैं, बहुत सारे जो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम बहुत बार ऐसा पढ़ते हैं कि वो उसके अंदर उस प्रकार की दैवीय शक्ति थी, उसके अंदर इस प्रकार की कला थी, वो ऐसे कर लेते थे, वो वैसे कर लेते थे। तो एक एक तरीके से ये भी इतिहास की अतिरंजना ही है, क्योंकि हर एक मनुष्य रहा है, भगवान तो कोई रहा ही नहीं है, और मनुष्य रहा है तो मनुष्य की कुछ लिमिटेशंस होती है। मानता हूं कि कुछ लोग हैं जो अलग हो सकते हैं, लेकिन इतने भी अलग नहीं हो सकते कि कोई इतना ज्यादा खाना खा ले, या फिर जो भी है। आप मतलब जब इतिहास पढ़ते हो तो आपने बहुत सारी ऐसी कहानियां पढ़ी है, ऐसी चीजें पढ़ी है, तो वो इतिहास की शानदार व्याख्या है, इतिहास की अतिरंजना है। तो विको ने यही कहा कि आप, इतिहासकार का यह कर्तव्य है कि वो इतिहास की अतिरंजना से बचे, जिसे जिसे इन्होंने कहा है इतिहास की शानदार व्याख्या। तो दूसरा पॉइंट, इतिहास की शानदार व्याख्या यानी अतिरंजना, ओवर द टॉप कुछ चीजें। इतिहास की शानदार व्याख्या से बचना चाहिए। हमारे जो पिताजी है, दादाजी है, हम सुनते हैं ना कि वो, हम उनके बारे में सुनते हैं कि हम तो स्कूल तालाब में तैर कर जाया करते थे, ठीक है, या फिर हम अपने ज़माने में तो ये सब क्या करते थे। तो वो भी एक प्रकार से अपने टाइम की शानदार व्याख्या ही है। अगर उसको इतिहास मान लिया जाए ना, तो आप इससे आप समझ सकते हो कि वो भी हम ओवर द टॉप प्रेजेंट कर रहे हैं। कोई किसी के माँ बाप तालाब में तैर के कभी स्कूल नहीं गए हैं, ठीक है, और गए होंगे तो कोई नाले वाले को पार करके गए होंगे, तालाब को पार करके तो कोई जा ही नहीं सकता है। फिर भाई पता नहीं कोई माइकल फिलिप्स हो तो उसकी बात अलग है। मतलब कॉन्सेप्ट को आपको यही समझना है कि इतिहास में ओवर द टॉप चीजों को नहीं डालना चाहिए, जो घटना जैसे घटित हुई है उसको वैसे ही प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। और ये जो है ना राष्ट्रीयता, इसको इन्होंने कहा है राष्ट्रीयता का धोखा, कि जब एक इतिहासकार अति राष्ट्रीय हो जाता है तो वो राष्ट्रीयता का धोखा है, और जब अति राष्ट्रीय हो जाएगा तो वो उसके इतिहास में पक्षपात आ जाएगा, उसका इतिहास वस्तुनिष्ठ नहीं रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, या तीसरी चेतावनी की। तो विको ने ये कहा कि आप जब इतिहास पढ़ रहे हो ना, तो आपको इतिहास को इतिहास की तरह ही पढ़ना है, यानी आपको दिमाग में ये रख के पढ़ना है कि जो इतिहास में मैं जिन लोगों के बारे में पढ़ रहा हूं वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो मेरे जैसे ही एक इंसान है, जैसा मैं इंसान हूं। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम जब इतिहास को पढ़ते हैं ना, और इतिहास में हम कुछ शासकों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ लोगों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम बड़े ही ऐसे हो जाते हैं कि यार क्या ही इंसान था ये। या फिर किसी विद्वान की हम कुछ कलाकृति पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि यार क्या माइंड था इसका, कैसे लिखी लिखी होगी इसने ये सब चीजें। तो विको कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो भी इंसान थे, आप ही इंसान हो। और जब आप इतिहास को पढ़ते हो, जब आप इतिहास को लिखते हो, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जरूरी नहीं है कि आप जिस विद्वान के बारे में जो चीज पढ़ रहे हो वो आपसे ज्यादा समझदार हो, ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इस चीज को विको ने कहा था विद्वता का धोखा, यानी कि जरूरी नहीं है कि जिस विद्वान के बारे में आप अध्ययन कर रहे हो वो आपसे ज्यादा विद्वान हो। तो ऐसे भी इतिहास पढ़ते हो तो थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड करके पढ़ना चाहिए, ऐसे करके नहीं पढ़ना चाहिए कि अतीत का कोई व्यक्ति है तो वो मेरे से महान ही होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो तीसरी बात कि मैं जिस विद्वान का अध्ययन इतिहास मैं जिस विद्वान का अध्ययन इतिहास में कर रहा हूं, कौमा, जरूरी नहीं कि वे मेरे से ज्यादा विद्वान हो, ठीक है। आप बस कॉन्सेप्ट को समझना, वर्ड भले ही चेंज हो जाएंगे ना तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई इशू ही नहीं है। और इसको विको ने कहा था विद्वानों का धोखा, कि भाई इस धोखे में नहीं पड़ना है,
कि अतीत में जो भी विद्वान हुए हैं वो सब हमसे बेटर ही थे, हो सकता है हमसे बेटर ना हो, हम उनसे बेटर हो, किसको पता है। तो ये बात भी विको साहब ने बोली थी। फिर आते हैं चौथी बात, हम आमतौर पर ये मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे ज्यादा समझदार थे। विको ने इस बात का भी खंडन किया है कि कोई जरूरी बात नहीं है कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमसे ज्यादा समझदार थे या उनको हमसे ज्यादा ज्ञान था। हो सकता है कि हमको हमारे पूर्वजों से ज्यादा ज्ञान है, हम उनसे ज्यादा समझदार है। ये भी कहीं ना कहीं विद्वानों वाली बात के सिमिलर ही है, ठीक है। तो अतीत का अध्ययन करते समय हमें पूर्णतया यह नहीं मानना चाहिए कि हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा ज्ञानी थे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, विको ने एक बात और कही कि जब आप इतिहास पढ़ते हो तो हो सकता है कि आपको भारत में कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जो आपको अमेरिका से भी मिले हैं, दोनों में हो सकता है कुछ सिमिलरिटी हो सकती है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत और अमेरिका के लोगों का किसी भी तरीके से कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा या दोनों की जो कल्चर है वो सेम रहा होगा। कभी कभी हम पढ़ते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता में कि हमें यहाँ पर कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो कि इराक, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उससे समानता रखती है। तो इसका मतलब कि इराक और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो दोनों एक एक ही थी, या फिर दोनों से साम्यता रखती थी, या फिर मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी की सभ्यता बनी है। तो ये गलत बात है। विकू यही बात बोलते हैं, अगर आपको कुछ साक्ष्य है कुछ दो देशों में, अगर आपको एक प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो दोनों देश है वो एक दूसरे से प्रभावित हुए होंगे या दोनों देशों में एक प्रकार की संस्कृति रही होगी। तो आपको इस तरीके के जो साक्ष्यों का धोखा होता है उससे भी बचना चाहिए। ये बात भी विको ने कही थी, ठीक है। दो दो देशों या समाजों में समान साक्ष्य मिलने का अर्थ यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि ये दोनों देश एक दूसरे से प्रभावित हुए हो, है ना। जैसे कि अगर मेरे घर में एक ऐसी ऐसी वस्तु प्राप्त होती है जो किसी और के घर में भी प्राप्त हो जाएगी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो दूसरा घर है और जो मेरा घर है हम दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए हैं या फिर हमारा कोई इंटर कनेक्शन है। जरूरी नहीं है, कभी कभी कुछ चीजों में को इंसिडेंस भी हो सकता है, संयोग भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है ना कि अगर आपको किसी इतिहासकार को दो जगह पे समान चीजें मिल गई है तो इसका बिल्कुल भी उसको बहुत ही जल्दी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि इन दोनों देशों का आपस में कोई ना कोई संबंध रहा होगा या किसी भी तरीके से प्रभावित रहे होंगे या दोनों संस्कृतियों का आपस में कुछ ना कुछ संबंध रहा होगा। इसको इन्होंने कहा है साक्ष्यों का धोखा, ठीक है। तो राष्ट्रीयता का धोखा, विद्वानों का धोखा, विद्वानों को धोखा नहीं भाई, विद्वानों को कौन दे रहा है धोखा, विद्वानों का धोखा और साक्ष्यों का धोखा। एक और, विद्वान
साक्ष्य और राष्ट्रीयता का धोखा। ठीक है, ये 5 बातें विको ने कही थी, चेतावनियां दी थी, जो कि बेकन की जो पुस्तक है नवम आर्गन इस पर आधारित थी। इसमें जो पहली बात है वो विको ये कहते हैं कि इतिहासकार को इतिहास लिखते समय अति राष्ट्रीयता की भावना से बचना चाहिए या तटस्थ रहना चाहिए, वो तटस्थ रखना चाहिए ताकि इतिहास में पक्षपात उत्पन्न ना हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इतिहासकार को इतिहास लिखते समय अति राष्ट्रीयता की भावना से बचना चाहिए ताकि इतिहास में पक्षपात उत्पन्न ना हो। इसको उन्होंने कहा था राष्ट्रीयता का धोखा। दूसरा, इतिहास की शानदार व्याख्या यानी अति रंजना से बचना चाहिए, इतिहास को ओवर द टॉप प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, जो चीज जैसे हुई आपको वैसे ही प्रस्तुत करनी चाहिए। तीसरा, कि अगर मैं इतिहास के किसी विद्वान का अध्ययन कर रहा हूं तो ये जरूरी नहीं है कि वो विद्वान मेरे से ज्यादा समझदार है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी है और मेरे से ज्यादा अनुभव रखता है, तो मुझे ये भी सोच के किसी भी विद्वान को नहीं पढ़ना है। मुझे एक ब्रॉड माइंड रख के एकदम वस्तुनिष्ठता के साथ में ऑब्जेक्टिविटी के साथ में सामने वाले विद्वान को पढ़ना है और मुझे ये नहीं मानना है कि जिसको मैं पढ़ रहा हूँ मेरे से ज्यादा समझदार है। यही चीज यहाँ पर है। और चौथा, कि हमारे पूर्वज जो थे वो भी हमसे ज्यादा समझदार है। हम कभी भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे, कोई जरूरी नहीं है। हो सकते हैं कि वो इतने समझदार ना रहे हो जितना हम उनको मानते हैं, या हो सकते हैं समझदार रहे भी हो, लेकिन ये एक फैक्ट नहीं है कि हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा समझदार ही थे। कुछ रहे होंगे, कुछ नहीं रहे होंगे। तो जब आप इतिहास पढ़ते हो तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए कि हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा समझदार थे। ठीक है। और अंतिम बात, कि अगर आपको दो देशों में समान साक्ष्य मिलते हैं तो किसी भी तरीके के आपको निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि दोनों देशों में समानता रही होगी या दोनों देशों का आपस में संबंध रहा होगा या संस्कृतियां समान रही होगी। इस तरीके की धारणा भी आपको नहीं बनानी है साक्ष्यों के अभाव में और सिर्फ कुछ साक्ष्यों के मिलने के कारण। तो ये हमने पढ़ी नकारात्मक चेतावनियां। अब पढ़ते हैं कुछ सलाह। विको विको द्वारा दी गई सलाह। या सलाहें कह सकते हैं, बहुत सारी एडवाइसेस दी गई थी। पढ़ते हैं विको क्या बोलते हैं। विको बोलते हैं कि अगर आपको किसी सभ्यता को समझना है ना, तो पहले उसको, उसकी जो परंपराएं हैं, उस सभ्यता संस्कृति के जो रीति रिवाज हैं, आप उनको समझो। और उनको आप तभी समझ पाओगे जब आप उस सभ्यता की भाषा को समझोगे। समझ में आया। तो विको ये बोलते हैं कि जैसे अगर मैं हूं, अगर मुझे अफ्रीका की किसी सभ्यता का अध्ययन करना है एज अ हिस्टोरियन, अगर मेरा मन करे कि मैं अफ्रीका में एक काल में रही एक सभ्यता का अध्ययन करूं, वहां के लोगों के बारे में जानूं, तो मुझे सबसे पहले उस लैंग्वेज को जानना पड़ेगा जो उस समय प्रचलित थी, जो भाषा में लोग कम्युनिकेट करते थे, मुझे उसको जानना पड़ेगा। जब मैं उसको जान जान जाऊंगा ना, तो मैं उस समय की जो प्रचलित परंपराएं थी, रीति रिवाज थी, मान्यताएं थी, धारणाएं थी, दंत कथाएं थी, कहानियां थी, मैं उनको बहुत ही अच्छे से समझ पाऊंगा। और मैं अगर उनको समझ जाता हूं तो मैं उस समय के मानव के मस्तिष्क को भी अच्छे से समझ पाऊंगा। विको यही बात बोलते हैं कि किसी भी इतिहासकार को किसी सभ्यता का अध्ययन करने से पहले उस सभ्यता की जो भाषा रही है, कम्युनिकेशन की जो भाषा रही है, उसकी जो परंपराएं रही है, रीति रिवाज रहे हैं, दंत कथाएं, कहानियां रही है, और उनका जो मस्तिष्क रहा है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। पहली बात, किसी भी सभ्यता को समझने के लिए, समझने के लिए पहली बात, उस सभ्यता की भाषा। दूसरी बात, रीति रिवाज। परंपराएं तथा मान्यताएं। तीसरी बात, दंत कथाएं एवं कहानियां।
और इसके बाद में उस समय के मानव के मस्तिष्क का अध्ययन करना चाहिए। उस समय या उस सभ्यता या समाज जिसका आप अध्ययन कर रहे हो के मानव मस्तिष्क का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो विको ने ये सलाह दी थी किसी भी सभ्यता को समझने के लिए उस सभ्यता की भाषा को समझना चाहिए। जब आप उस कल्चर की भाषा को समझोगे, जिस समय उस सभ्यता के लोग जिस भाषा में बात करते थे, तब आप वहाँ के रीति रिवाजों को, परंपराओं को तथा मान्यताओं को समझ पाओगे। और जब आप इनको समझ पाओगे तो आप उस समय की प्रचलित जो दंत कथाएं थी, जो कहानियां थी, आप उनको भी समझ पाओगे। और जब आप ये सब समझ लोगे तो उसके बाद में उस समय और सभ्यता का जो मानव है उसके मस्तिष्क का अध्ययन भी आप अच्छे से कर पाओगे। और एक बार आपने उस समय के मानव के मस्तिष्क का अध्ययन कर लिया तो आप उस सभ्यता को भी पूर्ण रूप से समझ जाओगे। तो ये विको साहब ने दी थी कुछ सलाहें कि जो एक इतिहासकार को किसी भी सभ्यता या समाज का अध्ययन करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 5वां पॉइंट, विको द्वारा दी गई नकारात्मक चेतावनियां और विको द्वारा दी गई सलाहें। ठीक है, तो हमारा वेरम पेक्टम हो गया, हीरोइक पीरियड हो गया, सामूहिक मन ग्रुप माइंड हो गया, नकारात्मक चेतावनियां हो गई और विको द्वारा दी गई सलाहें हो गई, और चक्रीय सिद्धांत हो गया, फोर्स रिकोर्सा हो गया, साइंजा नोवा हो गया। ठीक है, इतना ही है फिर तो। अब लास्ट में विको की ना सर की समीक्षा कर लेते हैं, इसी से लिख लेते हैं भाई, समीक्षा। कुछ लोगों ने विको के बारे में क्या कहा है, हम वो पढ़ लेते हैं। विको को जो पहली चीज है, टॉयनबी, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, वह स्पेंगलर, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे, का अग्रगामी कहा जाता है। यानी कि जो स्पेंगलर और जो टॉयनबी ने जो बातें की थी, जो सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों में विको के सिद्धांतों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इसलिए विको को टॉयनबी व स्पेंगलर का अग्रगामी विको को कहा जाता है। टॉयनबी को तो विको का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी कहा जाता है, लेकिन वो हम टॉयनबी में लिख लेंगे। और टॉयनबी ने विको को मानव 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 प्रकृति आकार विद्वान कहा, मानव प्रकृति आकार विज्ञानी कहा होगा, विद्वान नहीं होगा। अब उन्होंने कुछ इंग्लिश में कहा था, इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो ये है, मानव प्रकृति आकार विज्ञानी। क्योंकि विको ने मानव पर अध्ययन किया था, विको ने मानव की जो नृजातीय समूह होते हैं उनके ऊपर अध्ययन किया था, और टॉयनबी ने भी जो नृजातीय समूह होते हैं मानव के उस पर अध्ययन किया था। तो क्योंकि पहले विको ने अध्ययन किया था तो इसलिए टॉयनबी ने विको को कहा है मानव प्रकृति आकार विज्ञानी, यानी जिस व्यक्ति ने मानव के बारे में पढ़ा हो, उसके बारे में लिखा हो, उसकी विभिन्न जो नृजातीय जो उसकी नस्लें होती है उनके बारे में लिखा हो, तो ये इसीलिए टॉयनबी ने विको को मानव प्रकृति आकार विज्ञानी कहा था।
इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ शायद किसी वर्ड में, अगर यही है तो ठीक है, अगर इसमें कुछ चेंजेस है ना तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा, अगर इसमें कुछ कुछ भी हल्का सा भी चेंजेस है तो ठीक है, क्योंकि मैं इस थोड़ा सा वर्ड में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि बड़ा ही टिपिकल सा वर्ड है। इंग्लिश में तो आप इजीली बोल सकते हो उसने क्या कहा होगा, हिंदी में फिर मानव प्रकृति आज्ञा आकार विज्ञानी बड़ा ही थोड़ा अलग हो जाता है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ वर्ड इधर उधर हो गए हो, अगर ऐसा होगा तो आई विल क्लियर इन नेक्स्ट क्लास, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, तो आप समझ जाना कि यही सही बात है और यही टॉयनबी भाई साहब ने कहा था। तीसरा, अब विको की जो पुस्तक है दी साइंजा नोवा, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था मिशेल ने, और मिशेल ने विको को कहा था अग्रणी बुद्धिवादी। ठीक है, मिशेल विको को अग्रणी बुद्धिवादी कहा। ठीक है, अब चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, समीक्षा में, तो नीचे जगह ही नहीं है। अब एक व्यक्ति थे लेविथ, लेविथ ने कहा था कि विको विको वोल्टेयर की तुलना में तीक्ष्ण व व्यापक थे। ऑगस्टस ऑगस्टस कान ऑगस्टस कांटे की तुलना में गहरे थे तथा हीगल की तुलना में मौलिक थे। ठीक है, तो लेविथ ने विको की तुलना की है, और विको की तुलना करने के बाद में इन्होंने कहा कि विको जो वोल्टेयर की तुलना में तीक्ष्ण थे, व्यापक थे, यानी कि वोल्टेयर की तुलना में उनका जो सोचने का जो नजरिया था वो काफी शार्प था और काफी ब्रॉड भी था। फिर उन्होंने कहा कि जो अगस्टस काम्टे हैं उनकी तुलना में अधिक गहरे थे, यानी कि डीप जो नॉलेज होती है, जो डीप एक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो विको की ऑगस्टस कॉम्टे की तुलना में ज्यादा थी। और हीगल की तुलना में मौलिक थे। मौलिक यानी कि इन्होंने बताया है कि जो हीगल थे वो इतने मौलिक नहीं थे विको की तुलना में, लेकिन विको जो थे उनके विचार काफी मौलिक थे हीगल की तुलना में। ये बात कौन करते हैं? ये बात करते हैं लेविथ। तो ऐसा सवाल आ जाता है कि विको को वॉल्टेयर की तुलना में तीक्ष्ण व्यापक किसने कहा है, अगस्टस काम्टे की तुलना में गहरा किसने कहा है, हीगल की तुलना में मौलिक किसने कहा है? तो ये कहा है लेविथ ने। और मिशेल ने क्या कहा है? विको को अग्रणी बुद्धिवादी कहा है। ठीक है, मिथेल नहीं यार, मिशेल, मिचेल या मिशेल। ठीक है, हाँ, और एक लास्ट बात, थॉमसन, ऐसा कहा जाता है कि विको ने अपने साहित्य में, अपने लेखन में बहुत ही क्लिष्ट भाषा का उपयोग किया था, जो कि उस समय के लोगों को समझ में नहीं आई थी। वो समझ में आई 2 पीढ़ी के बाद में, जो लोग आए उनको विको की भाषा अच्छे से समझ में आई। तो ऐसा माना जाता है, कहते हैं कि ऐसा विको ने जानबूझकर किया था, क्योंकि उस समय सर्च का जो प्रभाव था वो समाज पर बहुत ज्यादा था। और उस समय अगर आप ऐसी विज्ञान की तर्क की बातें करोगे, सर्च के खिलाफ कुछ बोलोगे, तो सर्च वाले आपको जिंदा जला देते थे। विको के एक मित्र थे जिनका नाम था जियोनिन, उनको ऐसी बातें करने पर सर्च ने जिंदा जला दिया था। इसीलिए विको ने क्लिष्ट व दुरूह भाषा का प्रयोग किया था, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आए, और जो वर्तमान पीढ़ी है वो उन बातों की व्याख्या इतने अच्छे प्रकार से ना कर सके, जिससे कि वो सर्च की
जो क्रोध है उससे बच सके। तो मतलब इन्होंने ये कहा था कि विको ने विको के साहित्य की भाषा क्लिष्ट थी क्योंकि विको सर्च के क्रोध से बचना चाहते थे। और इस भाषा को विको के बाद की जो दूसरी पीढ़ी थी उसने समझा था, इसलिए विको अपनी पीढ़ी में प्रसिद्ध नहीं हुए थे। विको अपने बाद की जो दूसरी पीढ़ी थी उसके बाद में उनको प्रसिद्धि मिली थी। ये भी चाहो तो आप लिख सकते हो कि विको को अपनी दो पीढ़ी के बाद प्रसिद्धि मिली। ठीक है, क्योंकि विको का एक दोस्त था जियोनिन, उसने कुछ ऐसी बातें कही थी जो सर्च को अच्छी नहीं लगी, तो सर्च ने उसको जिंदा जला दिया। तो विको को ये पता था कि अगर मैं ऐसी कोई भी बात करूंगा जो सर्च को बुरी लगेगी तो मुझे भी वो जिंदा जला देंगे। उन्होंने बातें ऐसी जरूर की जो सर्च को अच्छी ना लगे, लेकिन उसको ऐसी लैंग्वेज में लिखा ना कि वो सर्च वालों को समझ में ही नहीं आएगी इसने लिखा क्या है। और फिर 2 पीढ़ी के बाद में जो विद्वान आए उन्होंने उनको पढ़ा, उनका विश्लेषण किया, तो उनको समझ में आया कि विको के कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये था। इसलिए विको 2 पीढ़ी के बाद में प्रसिद्ध होते हैं, अपनी पीढ़ी में प्रसिद्ध नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे जियामतिस्ता विको, जिनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में मैंने पढ़ाया है और डिटेल में मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर लिखी है। अगर आपको ये वीडियो या विको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं आए तो आप एक बार बस इसको वापस देख लेना। अगर आप आगे इतिहास दर्शन पढ़ोगे तो हो सकता है कि पीछे वाले कॉन्सेप्ट माइंड से निकलते जाएंगे। ऐसा हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। आप बस इतिहास दर्शन और लेखन का एक ही तोड़ है कि जितना आप पढ़ सको, रिवीजन कर सको, उतना रिवीजन करो। पहली बार पढ़ोगे 20% याद होगा, दूसरी बार पढ़ोगे 50 याद होगा, तीसरी बार पढ़ोगे 70% याद होगा, 5 बार पढ़ोगे 100% पूरा याद हो जाएगा। तो बार बार देखना वीडियो को, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक पॉइंट अच्छे से सरल भाषा में समझाता जाऊं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे हर्डर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।